तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 ज्योमॉर्फिक प्रोसेस को जो है पढ़ेंगे। ये उसका जो है सेकंड पार्ट है। आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। मतलब कि जब धरातल पर या सरफेस पर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स लगे और उनके द्वारा जो है फिजिकल प्रेशर और रासायनिक क्रिया या फिर केमिकल प्रोसेस, जब इन दोनों के कारण जो है भूतल जो है या सरफेस है उनके विन्यास में या उनके रिलीफ में परिवर्तन हो तो उनको जो है भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे जो सरफेस है, सरफेस पे दो तरह की बल लगती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फोर्स को जो है एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो पृथ्वी की सतह पर लगता है, इसको जो है एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जब ये दोनों फोर्स जो है सरफेस पे लगती हैं तो धरातल के जो पदार्थ होते हैं उन पर इन बलों के द्वारा जो है भौतिक दबाव लगता है और उसमें रासायनिक क्रिया होती है और इनके कारण क्या होता है कि जो भूतल है उनके विन्यास में परिवर्तन होता है और चेंजेस होते हैं, उसी को जो है भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है। तो डायस्ट्रोफिज्म या इसको हिंदी में जो है पटल विरूपण कहते हैं ये, और वल्केनिज्म जिसको हिंदी में ज्वालामुखीयता कहते हैं। तो डायस्ट्रोफिज्म और वल्केनिज्म ये दोनों जो हैं ये अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है। तो ये दोनों जो है कैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये अंतर्जनित फोर्स के द्वारा जो भू आकृति बनती है वो उसके जो है ये उदाहरण है। इससे पहले की इकाई में जो है ये संक्षेप में बताया गया है। जो मास वेस्टिंग है, डिपोजिशन है, अपरदन है, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति के जो है किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे कि जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण परिवहन करने में सक्षम है उसको जो है भू आकृतिक कारक कहते हैं। तो भू आकृतिक कारक कौन से हैं? तो जो प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व हैं, तो बहिर्जनिक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे कि जल है, वाटर है, हिम है, वायु है, ये सभी तत्व कैसे हैं? ये बहिर्जनिक तत्व हैं और ये नेचुरली है। और ये जो है धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण, तो जो धरातल के पदार्थ हैं, सरफेस पे जो भी पदार्थ है उनका इनको वो एक्वायर करते हैं बहिर्जनिक तत्व और उनका जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो नेचुरली तौर पे जब जो भी बहिर्जनिक तत्व हैं जैसे कि जल है, हिम है, वायु है, ये सभी जो है धरातल के पदार्थों को अधिग्रहण करने या एक्वायर करने और इनका जो है ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। तो ऐसे तत्वों को जो है भू आकृतिक कारक कहते हैं। जल, हिम, वायु ये सब ऐसे बहिर्जनिक तत्व हैं जो कि धरातल के पदार्थों को एक्वायर और ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। इसलिए जो बहिर्जनिक तत्व है ये भू आकृतिक कारक कहे जाते हैं। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। तो जब ये प्रकृति के तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, जब वो ढाल प्रवणता हो और उसके कारण ये मूव करने लगे, गतिशील हो जाए, तो पदार्थों को हटाकर ये कहाँ ले जाते हैं? ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में जा कर के ये निक्षेपित या डिपॉजिट कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। तो जो भू आकृतिक प्रक्रिया है या भू आकृतिक कारक है ये दोनों विशेषकर जो है बहिर्जनिक है और इनको यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो ये दोनों क्या है, इनको एक भी समझ सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं।
एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है, तो वो एक फोर्स होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ वो अनुप्रयुक्त होने पर वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक कारक क्या होता है, एक गतिशील माध्यम है। तो जो कारक होता है वो क्या है, गतिशील माध्यम है। जैसे कि प्रवाहित जल, जब जो रिवर होती है वो लगातार बहती रहती है, हिमानी है, हवा है, लहरें हैं, धाराएं हैं, जो धरातल के पदार्थों को जो है हटाता है, ले जाता है, निक्षेपित करता है। तो एजेंट क्या है, एजेंट जो है एक गतिशील माध्यम है जिनके द्वारा जो वो धरातल के पदार्थों को हटाता है, उसको ले जाता है, ले जा कर के उसको डिपॉजिट कर देता है। तो वो जो तत्व होते हैं उनको एजेंट कहते हैं। एजेंट आपका कौन सा हो गया, जल हो गया, हिमानी हो गया, हवा हो गए, लहरें हो गए, धाराएं हो गए, ये सभी जो है एजेंट है जो कि धरातल के पदार्थों को हटा करके उसको कहीं और ले जा करके डिपॉजिट कर देता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरें, धाराएं इत्यादि को भू-आकृतिक कारक कहते हैं। तो आप समझ गए कि प्रोसेस क्या है और एजेंट कौन से हैं, दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। और जो एजेंट हैं उनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं प्रवाह युक्त जल यानी रिवर आप मान लीजिए, लेक मान लीजिए, जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, हिमानी है, हवा है, लहरें हैं, धाराएं इत्यादि को जो है भू-आकृतिक कारक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। तो ग्रेविटी और ढाल प्रवणता न हो तो जो गतिशीलता है, जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण का होना आवश्यक है, ढाल प्रवणता का होना भी जो है आवश्यक है। अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जब वो गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, ढाल प्रवणता नहीं होगा, तो अपरदन भी नहीं होगा, परिवहन और निक्षेपण भी जो है वो नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण जो है एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है, वह एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम जो है वो सरफेस के संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भूतल के जो सब पदार्थ हैं उन पदार्थों में संचलन जो है प्रारंभ होता है। सभी संचलन जो है, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। तो सभी संचलन या मूवमेंट हो, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या सरफेस पर हो, वो प्रवणता के कारण ही जो है होते हैं। ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर, तो सभी प्रकार के जो मूवमेंट है वो प्रवणता के कारण ही होता है। आप उदाहरण के स्वरूप समझ सकते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंडोजेनिक प्रोसेस। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। तो पृथ्वी के अंदर से जो बल लगती है उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है उसको भू आकृतिक प्रक्रिया के लिए मेन सोर्स के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा जो है अधिकांशतः वो रेडियोधर्मी क्रिया, घूर्णन, ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है वो कैसे निकलती है, वो रेडियोधर्मी क्रियाओं के द्वारा, घूर्णन या रोटेशनल के द्वारा, ज्वारीय घर्षण के द्वारा और पृथ्वी की उत्पत्ति से जो जुड़ी ऊष्मा है उसके द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिज्म एवं ज्वालामुखीता या वल्केनिज्म को जो है प्रेरित करती है। तो जो भूतापीय प्रवणता और अंदर से जो निकले ऊष्मा प्रवाह है उससे प्राप्त ऊर्जा जो है उसको पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। सिंपल सा मतलब यह है कि भूतापीय प्रवणता और अंदर से निकले यानी पृथ्वी के अंदर से निकले जो ऊष्मा प्रवाह है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे जो
एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी मिलती है, वो जो है डायस्ट्रॉफिज्म और वल्केनिज्म को जो है प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। भूतापी प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं। तो भूतापी प्रवणता और अंदर के ऊष्मा प्रवाह, जो कि भूपर्पटी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित जो बल है उनके कार्य समान नहीं होते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि विवर्तनिक द्वारा जो नियंत्रित मूल भूपर्पटी या क्रस्ट है, उसकी जो सतह होती है वो असमतल होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।